नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात एक देश एक चुनाव की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्लान पर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद संसद, संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। मोदी सरकार का प्लान 2029 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का इरादा है। एक देश एक चुनाव को लेकर आगे क्या होगा, ये कैसे संभव होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि इसका इतिहास क्या है, क्योंकि एक देश एक चुनाव का मॉडल भारत में नया नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। देश में लगातार 17 सालों तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया रही, लेकिन उस पर ब्रेक लगाई इंदिरा गांधी ने। इसके अलावा कई राज्य सरकारों के गिरने या राज्य विधानसभाएं भंग किए जाने के चलते भी देश में एक चुनाव की प्रक्रिया टूटने लगी। 1967 के बाद राजनीतिक हालात बदल गए। आजादी के बाद देश में पहली बार साल 1951-52 में चुनाव हुए थे। 1951-52 में लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव कराए गए। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए। इस तरह शुरुआत के 4 चुनावों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन क्षेत्रीय दलों के उभरने और कुछ राज्यों में विधानसभाओं के भंग किए जाने के चलते ये पैटर्न बदल गया। इसके अलावा कई राज्य सरकारों के गिरने या विधानसभाओं के भंग किए जाने के चलते देश में एक चुनाव की प्रक्रिया टूटने लगी। 1967 के बदले राजनीतिक हालात, आजादी के बाद देश में पहली बार साल 1951-52 में चुनाव हुए थे। 1951 से 67 तक यानी पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 साल का कार्यकाल किया, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने या कार्यकाल को विस्तार की वजह से देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव कराए गए। इसके चलते ही एक देश एक चुनाव कराने की परंपरा खत्म हो गई। शुरुआत हुई केरल से। केरल में सबसे पहले मध्यावधि चुनाव हुए। आजादी के बाद कांग्रेस को पहला झटका केरल में ही लगा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लोकसभा के साथ कराए गए चुनाव में लेफ्ट को केरल की 126 सीटों में से 60 सीटों पर जीत मिली। लेफ्ट ने 5 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बना ली और EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। नंबूदरीपाद देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। महज 2 साल बाद ही नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह 1960 में केरल को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। इस तरह नए सिरे से विधानसभा के चुनाव हुए। लेफ्ट को करारी बात खानी पड़ी और कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग गठबंधन ने सरकार बना ली। केरल राज्य पहला ऐसा राज्य था जहां मध्यावधि चुनाव कराए गए और 5 साल का कार्यकाल की जो अवधि थी वो बदल गई। 1951 से 67 तक एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन इंदिरा गांधी ने पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराए। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा ने अपनी पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। देश में लोकसभा चुनाव में 15 महीने का वक्त बचा था। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस को नए सिरे से बहुमत हासिल करने, अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करने की कोशिश कर रही थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से सुधार लागू नहीं कर पा रही थी। इसके लिए इंदिरा और उनकी पार्टी ने समय से पहले चुनावों में जाने का फैसला कर लिया। 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। इस तरह तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में लोकसभा के चुनाव करा दिए गए। इंदिरा गांधी ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर नेहरू के मुताबिक समय से पहले चुनाव कराकर इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई से खुद को विधानसभा चुनावों से अलग कर लिया था, क्योंकि दोनों चुनाव साथ साथ होने की स्थिति में जातीय और नस्लीयता की भावनाएं राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित कर देती थी। 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के चलते कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। खासतौर पर केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दों ने बहुत प्रभाव डाला और राष्ट्रीय मुद्दों पर असर हो गया। इसी वजह से इंदिरा गांधी पहले आम चुनाव कराकर दोनों मुद्दों को अलग करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद 1977 में चुनाव हुए। कांग्रेस को मात खानी पड़ी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बन गई।
देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। हालांकि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 1980 में फिर से देश में लोकसभा चुनाव हो गए। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। इसके बाद फिर से एक बार एक साथ दोनों चुनाव कराने की संभावना के सवाल उठे। 1983 में चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में ये प्रश्न उठाए गए। इसके बाद 3 और रिपोर्ट्स इससे जुड़ी सामने आई। इनमें इससे जुड़े और पहलुओं पर गहनता से अध्ययन किया गया था। जस्टिस वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हर साल चुनाव कराने के चक्र को खत्म किया जाना चाहिए। नियम बनाना चाहिए कि 5 साल में एक बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। इसके बाद साल 2015 में डॉक्टर E.S. सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति बनाई गई। इस समिति ने 17 दिसंबर 2015 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहारिकता पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने, नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने की भी सिफारिशें की गई थी। कमेटी ने दरअसल 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं। दूसरे में जो पंचायत और नगर पालिका है उनके चुनाव कराए जाएं। इस सिफारिश के मुताबिक 2029 तक इसकी शुरुआत हो सकती है, ताकि फिर से 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सके। लेकिन ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की समिति ने सिफारिश की थी कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ना होगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी के लिए राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत भी नहीं होगी, यानी केंद्र सरकार सीधे ही यह संशोधन ला सकती है। हालांकि नगर पालिकाओं और पंचायतों को 5 साल से पहले भंग करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा। यह संशोधन तभी लागू होगा जब इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिले। अब सवाल यह है कि यह संशोधन संभव कैसे होगा? क्या सरकार के पास संख्या बल है? तो गणित समझते हैं। फिलहाल एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सांसदों और राज्यसभा में 119 सांसदों का समर्थन हासिल है। संसद में किसी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ साथ सदन में मौजूद और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। यानी एनडीए के सहयोगियों की इस बिल को पास कराने में अहम भूमिका होगी, क्योंकि विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि उसका सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 1 नेशन 1 इलेक्शन जल्दी ही हकीकत बनने वाला है। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।